बात शुरू होती है मॉर्निंग से। आपने देखा होगा अक्सर घरों में ऐसा होता है कि सुबह ही सुबह जाहिर सी बात है नाश्ते के लिए चाय या दूध की ज़रूरत होती है, मिल्क की। तो उसके लिए एक जो मिल्क मैन होते हैं जो कि घरों पर आते हैं। बाद औक़ात आप मिल्क शॉप पर जाते हैं मिल्क ख़रीदने के लिए। बाद औक़ात ऐसा भी होता है कि सुबह ही सुबह घर पे मिल्क मैन आ जाते हैं जो कि आप उनसे जो है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम जो है मिल्क ले लेते हैं इस डेट के लिए, टी बनाने के लिए। ओके, तो जब आपने गौर किया होगा मिल्क मैन आपको मिल्क देकर जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने 1 मीटर, आप उनसे कहते हैं कि मिल्क चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता आपने मिल्क मैन से कहा कि भाई मुझे मिल्क दे दीजिए। तो पूछते हैं कि किस मेजरमेंट के साथ आपको मिल्क दिया जाए। फिर आप बताते हैं कि 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 1 किलोग्राम चाहिए या 2 किलोग्राम चाहिए। ऐसा होता नहीं होता, इस रेट क्लियर। तो मिसाल पर आपने कहा कि भाई हमें 2 लीटर चाहिए, 2 लीटर्स। ओके, तो वो उनके पास एक पैमाना होता है, आपने देखा होगा सिलेंडर टाइप का होता है, उसके ज़रिए जो है वो 2 लीटर जो मिल्क, या 2 केजी चाहिए तो उसके लिए भी उनके पास एक डिवाइस होती है, उसके ज़रिए वो 2 केजी मिल्क जो है वो नाप के दे देते हैं। पहली मिसाल किसकी हो गई? वॉल्यूम की। लीटर का किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। वॉल्यूम किसे कहते हैं बोलिए? किसी भी चीज़ की जो घेरी हुई जगह होती है वॉल्यूम कहलाता है। अच्छा, आजकल जो मिल्क है उसको लीटर में तो नापते ही थे किसी ज़माने में, लेकिन आजकल केजी में नापा जा रहा है, ख़ासतौर से कराची में। किस में नापते हैं? कराची में। 2 केजी अगर फ़र्ज़ कर लेंगे चाहिए मिल्क, तो ये क्या कहलाता है? मास। आप जानते हैं कि जो मास होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसको हम लोग जो है किलोग्राम में नापते हैं। किस में? किलोग्राम में नापते हैं। आपने 1 किलोग्राम वेट देखा है कितना होता है, तो 2 केजी जो मिल्क इस तरह से मिल जाएगा। इस तरह अगर हम किसी क्लॉथ की दुकान पे जाएं कपड़ा ख़रीदने के लिए, ड्रेस बनाने के लिए, तो जो आपको ड्रेस पसंद आता है तो फिर आप क्या कहते हैं कि भाई मुझे ड्रेस पसंद आ गई है, ये दे दीजिए। ऐसा तो नहीं होता, बल्कि पूछते हैं कि कितने मीटर चाहिए आपको ड्रेस। फिर आप अपने पैमाइश के हिसाब से बता देते हैं कि 10 फ़र्ज़ कर लें, आपने कहा कि 10 मीटर क्लॉथ चाहिए। कितना चाहिए? 10 मीटर क्लॉथ चाहिए। तो आपने कपड़े की लेंथ मेजर कर ली होती है, तो दिस इज़ कॉल्ड लेंथ। जो भी कपड़े की लेंथ या लंबाई होती है 10 मीटर जो है, वो एक मीटर स्केल होता है उनके पास, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मीटर स्केल निकालते हैं। 1 मीटर, 2 मीटर, 10 मीटर तक नाप कर वो आपको क्लॉथ काट के दे देते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो कपड़े की लेंथ आपने ली 10 मीटर, मिल्क ख़रीदा 2 किलोग्राम, उसका मास आ गया। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपका जो टाइम पीरियड है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि साइंस का टाइम पीरियड कितना है या स्कूल आवर्स कितने हैं आपके, तो आप बताते हैं किसी को, किसी गेस्ट को या किसी फ्रेंड को, भाई हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका जो टाइम आवर्स है, फ़र्ज़ करने के आपने कहा 5 आवर्स हैं। कितने हैं? 5 आवर्स। हम 5 घंटे के लिए स्कूल जाते हैं, 5 आवर्स के लिए। अब बताइए जो 5 आवर्स है किसको शो कर रहा है? बोलिए किसे? ये टाइम को शो कर रहा है। तो कहीं हम टाइम को मेजर कर रहे होते हैं, कभी हम वॉल्यूम को मेजर कर रहे होते हैं, कभी हम मास को मेजर कर रहे होते हैं, कभी हम लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल ऐसी दी जा सकती हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेजर कर रहे होते हैं। अब यहाँ से 2 बातें सामने आई। जिन चीज़ों को मेजर किया जाता है उन्हें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? जिन चीज़ों को भी हम मेजर करते हैं, जिनकी हम पैमाइश करते हैं, बिलअमूम उन्हें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है। लेंथ हो गई फ़िज़िकल क्वांटिटी है, वॉल्यूम फ़िज़िकल क्वांटिटी है, मास, टाइम, डेंसिटी, ये सब क्या, टेम्परेचर, ये सब क्या कहलाती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अच्छा, इनको मेजर करने के लिए ज़ाहिर है हमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए, डिवाइस चाहिए, जिसके ज़रिए आप मेजर करते हैं। मिसाल पर लेंथ को मेजर करने के लिए अभी मिसाल दी आपको कपड़े वाली, मीटर स्केल से मेजर की जाती है। इसी तरीके से अगर आपको मास मेजर करना हो तो आपने देखा होगा शॉप, आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकल बैलेंस आ गए, उसके ज़रिए मास मेजर हो जाता है। तो इन्हें कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए आप किसी भी चीज़ की मेजरमेंट आसानी के साथ कर लेते हैं। तो पहली चीज़ हो गई फ़िज़िकल क्वांटिटी, दूसरी चीज़ क्या हो गई? इंस्ट्रूमेंट, जिसके ज़रिए आप मेजरमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें जो पहली हेडिंग हम डालेंगे वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हवाले से, इस पर बात करेंगे। हेडिंग डालिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इसी का दूसरा नाम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। या इसको आप नाम दे दें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिज़िकल क्वांटिटीज़, ये पहले भी मिसाल दी है, किताबों में लिखी हुई है। और आप जानते हैं कि जब इंसान केवमैन था, केवमैन किसे कहते हैं? केवमैन। इंसान पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा है कि जब वो एक केवमैन था, वो शहर की सिटीज़न, एक जो है सिटीज़नशिप में नहीं था, एक केवमैन कहलाता था, गारों में रहा करता था उस वक्त। उसकी जो लाइफ थी जस्ट लाइक एनिमल लाइफ थी, जिस तरह एनिमल्स हैं
वैसी इंसान की ज़िंदगी भी हुआ करती थी, याद रखिएगा। तो वो कैवमैन उस ज़माने का कहलाता है, गार में रहने वाला आदमी। तो इंसान पर एक ऐसा वक्त भी गुजरा है, लेकिन जब वो कैवमैन था तब भी, उस ज़माने में भी वो 3 चीज़ों से वाकिफ़ था। कौन सी चीज़ें थी वो 3? वो याद रखिएगा। जब इंसान कैवमैन में रहा करता था, नहीं वो काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था, उसकी ज़िंदगी जस्ट लाइक एनिमल लाइफ थी। तो जो काम एनिमल करते हैं आज के दौर में, सिर्फ वही काम इंसान भी उस ज़माने में किया करता था। तो उस ज़माने में जो कैवमैन था वो 3 चीज़ों से वाकिफ़ था। कितनी चीज़ों से? 3। वो थी ये लेंथ, पहली चीज़ क्या थी बोलिए? लेंथ। दूसरी चीज़ मास, और तीसरी चीज़ थी टाइम। ये 3 क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिसका वो शऊर रखता था, या इनसे वो वाकिफ़ था, लेंथ से, मास से और टाइम से। अब लेंथ का क्या मतलब है, इसको समझ लें। आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ा होगा लेंथ। आप अपने घर से फासला तय करके स्कूल तक पहुँचे, किसी ने ज़्यादा फासला तय किया है, किसी ने कम फासला तय किया होगा। इज दैट क्लियर? तो जो डिस्टेंस आप तय करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड लेंथ। उसे क्या कहते हैं? लेंथ। अब वो जब इंसान कैवमैन था तो वो देखता था कि फ़ला पहाड़ करीब है, उसका फासला कम है, और जो फ़ला पहाड़ जो दूर है उसका फासला ज़्यादा है। तो वो उस ज़माने में लेंथ से वाकिफ़ था कि कौन सा पहाड़ या कौन सा माउंटेन या हिल ऐसी है जो कि करीब तर है और कौन सी दूर तर है। तो उस ज़माने में वो लेंथ से वाकिफ़ था। लेंथ की डेफिनेशन है द डिस्टेंस, क्या बोलिए? द डिस्टेंस बिटवीन, ये बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म है BW, बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 प्लेसेस, 2 पोजीशंस, 2 नुकात के दरमियान फासला, 2 पोजीशंस के दरमियान फासला, या 2 मकामात के दरमियान फासला, इसको क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। आपसे कहा जाए कि इस दीवार के दरमियान बताइए लेंथ कितनी है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक फासला नाप लेंगे, किसी इंची टेप के ज़रिए, किसी मीटर स्केल के ज़रिए आप फासला नाप लेंगे। जो भी फासला होगा वही क्या कहलाएगी? लेंथ कहलाएगी। कौन सी लेंथ ज़्यादा होगी? इन 2 दीवारों के दरमियान, या ये बोर्ड वाली दीवार और सामने वाली दीवार के दरमियान। तो ये इस तरह से लेंथ ज़्यादा, याद रखिएगा। ओके, तो बाद का लेंथ ज़्यादा कम होती रहती है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड लेंथ। ठीक, ओके। दूसरी चीज़ क्या थी जिससे इंसान वाकिफ़ था? दैट वाज मास। मास किसे कहते हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं गालिबन। द क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहा जाता है। किसे कहते हैं बोलिए? द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। द क्वांटिटी ऑफ मैटर, किसी भी जिस्म में जो मादे की मिकदार होती है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसको मास कहते हैं। हमने पहले ही मिसाल शायद दी हो आपको कभी। ये मार्कर है, अब ये एक मैटर है, क्या है? मादा है। इसमें प्लास्टिक भी मौजूद है, इसके अंदर फोम भी लगा हुआ है, इसमें लिक्विड इंक भी मौजूद है। इन सब को जमा कर लिया जाए तो क्या बनेगा? क्वांटिटी ऑफ मैटर बनेगा। और क्वांटिटी ऑफ मैटर को कहा जाता है व्हाट? मास। किसका क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगा? इस मार्कर का ज़्यादा होगा या इस बुक का ज़्यादा होगा? बुक में क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगा इसके मुकाबले में। बुक का ज़्यादा होगा या इस डेस्क का ज़्यादा होगा? डेस्क में क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगा। इस डेस्क में ज़्यादा होगा या कार में ज़्यादा होगा? कार में क्वांटिटी ऑफ मैटर डेस्क के मुकाबले में ज़्यादा होगा। कार में ज़्यादा होगा या ट्रक में ज़्यादा होगा? तो ट्रक, आपने देखा होगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट बड़े होते चले जाते हैं उनमें क्वांटिटी ऑफ मैटर भी बढ़ता चला जाता है। तो किसी भी शे में जो मादे की मिकदार होती है उससे उसका मास डिसाइड होता है कि उसका मास कितना है। इज दैट क्लियर? तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर से, मादे की मिकदार। एक दुबला शख्स है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम होगा। एक मोटा शख्स है, उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर ज़्यादा होगा, मादे की मिकदार चेंज होगी। अच्छा देखिए, तीसरी चीज़ क्या है? टाइम। अब वक्त एक ऐसी चीज़ है, मेरे वालिद साहब एक शेर मुझे सुनाया करते थे कभी कभी जब वो होते मूड में, वक्त के हवाले से सुनाते थे। कहते थे कि वो वक्त पुकारता है इंसान को, क्या करता है? पुकार लगाता है। कैसी पुकार लगाता है? कि मैं हूँ आने वाला जो आ करके जाए। मैं, ये वक्त कह रहा है। कौन पुकार रहा है? टाइम। मैं हूँ आने वाला जो आ करके जाए, और मैं हूँ जाने वाला जो जाकर ना आए। ये वक्त कह रहा है, वो समझा रहा है इंसान को, मैं हूँ आने वाला जो मैं आऊँगा हो, लेकिन आगे फिर चला जाऊँगा। यानी हर एक के पास टाइम आता है, रखिएगा। अब आप 9 मैट्रिक की क्लासेस में यहाँ पर मौजूद हैं, तो कोई 9 के टाइम पर 9 क्लास के का वक्त गुजार रहा है, कोई मैट्रिक क्लास का टाइम गुजार रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैट्रिक वाले आगे चले जाएंगे, 9 वाले मैट्रिक की तरफ आ जाएंगे। इस डेट के लिए वक्त चेंज होता रहेगा। फिर जब ये वक्त चला जाएगा तो फिर
फिर वापस नहीं आएगा। यानी वक्त की बागडोर हमारे और आपके हाथ में मौजूद नहीं है, याद रखिएगा। तो जो वक्त भी इस वक्त मौजूद है, सबसे बेहतरीन टाइम वही हाल का ज़माना। लिहाजा इस इंसान को इसे केश करना चाहिए, ना तो वो माजी की तरफ देखे कि उसमें उसने क्या खोया क्या पाया, ना वो मुस्तकबिल की तरफ देखे, बल्कि वो किसको बेहतर करे, इस वक्त जो वक्त चल रहा है, टाइम प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट को अच्छा करेगा तो यही बाद में माजी बनेगा, तो वो भी अच्छा हो जाएगा और फिर बाद में आगे फ्यूचर भी अच्छा होगा। जाहिर सी बात है, फ्यूचर की बेस आपके प्रेजेंट अच्छे प्रेजेंट पर कायम हो जाएगी, तो फ्यूचर भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो हाल का ज़माना होता है वो सबसे बेहतरीन ज़माना होता है। तो टाइम पर बात कर रहे थे, वो कौन सी चीज़ है जो टाइम के कॉन्सेप्ट को जनरेट करती है? अगर वो ना हो तो फिर टाइम ही नहीं होगा। ये पहली भी एक तरह की, वो कौन सी चीज़ है, अगर वो ना हो तो फिर टाइम का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो जाएगा। वो है द रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ एंड सन। सूरज और ज़मीन की बाहिमी हरकत। आप देख रहे हैं इस वक्त जो भी टाइम हो रहा है, फ़र्ज़ कर लें 9:30 का टाइम हो रहा है, ये सन की पोजीशन आपके सामने मौजूद है, धूप आ रही है, वहाँ से रोशनी आ रही है। अगर ये सन 1 इंच भी मूव ना करे, ज़मीन 1 इंच भी मूव ना करे, तो क्या होगा? क्या यही टाइम रहेगा हमेशा? बोलिए। जो ज़मीन की रिलेटिव मोशन है और सन के आपको पता है ना, अर्थ रोटेट राउंड अराउंड द सन। अगर ज़मीन मूव ना रुक जाए, इस वक्त ज़मीन ज़बरदस्त गोली की रफ्तार से हरकत कर रही है, पता है आपको, लेकिन आपको इस बात का एहसास, हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि हम ज़बरदस्त रफ्तार से जा रहे हैं। उसकी वजह है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो प्लैनेट्स हैं, जो सितारे हैं, जो बहुत दूर हैं, लिहाजा में अपनी हरकत का एहसास नहीं होता। ये एक रिलेटिविटी का कानून है, इसको फिर आप सेकेंड ईयर की फिज़िक्स में पढ़ेंगे, उस तरफ में नहीं आ रहा। तो क्या बात कर रहे थे हम? जो टाइम होता है उसका निसार किस पर होता है? सूरज और ज़मीन की बाहिमी हरकत पर होता है। अगर ज़मीन रुक जाए, सूरज रुक जाए, तो याद रहे टाइम कभी भी चेंज नहीं होगा, वो यही रहेगा। इसी तरह धूप की किरणें और इसी तरह सारा मामला रहेगा। इस तरह सूरज तुलू हो रहा होता है तो उस वक्त फजर तुलुए आफ्ताब का टाइम होता है। अगर वहाँ पे सूरज रुक जाए या ज़मीन रुक जाए, मूव ना करे, तो तुलुए आपका ही टाइम रहेगा। सूरज ऊपर चला जाता है तो इशराक का टाइम हो जाता है। अगर इशराक पर आकर रुक जाए और मूव ना करे तो इशराक का ही टाइम रहेगा। फिर सूरज थोड़ा सा और ऊपर जाता है, 10 साढ़े 10 बजे का जो टाइम होता है, इसमें इसे चाश्त का टाइम कहते हैं, चाश्त का वक्त हो गया। अगर सूरज मज़ीद मूव ना करे, यानी ज़मीन मूव ना करे, तो इसका मतलब क्या होगा कि चाश्त का ही टाइम रहेगा। फिर सूरज मज़ीद आगे की तरफ, ये असल में मैं सूरज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सूरज हरकत करते हुए नज़र आता है। हकीकत में कौन हरकत कर रहा है? ज़मीन हरकत कर रही है। हकीकत में क्या हो रहा है? जो अर्थ है वो घूम रही है, किसके गिर्द? सूरज के गिर्द। लेकिन आपको लगता है ऐसे कि सूरज आपके गिर्द घूम रहा है। इस डेट के लिए कभी आपने ट्रेन में सफ़र किया है? सबने किया। अगर आप ट्रेन में बैठे हो और इंतज़ार कर रहे हो कि ट्रेन चलने वाली है, जैसे ही आपकी ट्रेन हरकत शुरू करती है और आपके बराबर में भी एक ट्रेन खड़ी हुई है, फ़र्ज़ कर लें, और आपकी ट्रेन, आप अपनी ट्रेन में बैठे हैं, आपके बराबर में भी एक ट्रेन है, जैसे ही आपकी ट्रेन हरकत करती है तो आपको ऐसा लगता है कि बराबर वाली ट्रेन मुखालिफ डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा होता नहीं होता? हालांकि ट्रेन आपकी चल पड़ी है, लेकिन आपको कैसा लगता है कि आप मूव नहीं कर रहे, बल्कि क्या हो रहा है? बराबर वाली ट्रेन मूव कर रही है। नहीं समझे बात को? इसे कहते हैं रिलेटिविटी का कानून, याद रखिएगा। यानी आप अपने आप को स्टॉप तस्वुर करते हैं और अपने लिहाज से बाकी जिस्मों को मोशन में तस्वुर करते हैं। तो सूरज जो है वो आपको हरकत करता हुआ दिखाई दे रहा है कि तुलू होता है फिर गुरूब होता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ज़मीन जो है वो घूम रही है, इसकी वजह से ये एहसास होता है तुलुए आफ्ताब का और गुरूब आफ्ताब का। अगर फिर कहीं और चले जाएंगे तो टाइम का कॉन्सेप्ट जनरेट होता है किससे? रिलेटिव मोशन ऑफ सन एंड अर्थ। ठीक है, द रिलेटिव मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन generates कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। वक्त का तस्वुर इसी से है। तो देखिए, आपने ये इंसान जब गारों में रहा करता था, दोबारा वहीं आ जाए ना जहाँ से चले थे, कैवमैन, तो तब भी वो इन 3 चीज़ों से शुरू से वाकिफ़ रहा है, लेंथ से, मास से और टाइम से। तो हमने तीनों पर सैर हासिल बहस कर ली कि लेंथ किसे कहते हैं, मास किसे कहते हैं और टाइम किसे कहते हैं। ठीक है, इंसान इन चीज़ों से वाकिफ़ था। तो ये लेंथ हो गई, मास हो गया, टाइम। इन्हें कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या कहा जाता है इन्हें? फंडामेंटल किसे कहते हैं? देखिए, जब आप कोई बिल्डिंग तामीर करते हैं तो सबसे पहले क्या रखे जाते हैं? बिल्डिंग तामीर करने से पहले उसकी बुनियादें कायम की जाती हैं। बेसमेंट क्या कायम की जाती है? बेसमेंट। जो बेसमेंट जितनी स्ट्रॉन्ग होती है, बिल्डिंग उतनी ऊंची बनाई जा सकती है। अगर आपने 5-6 मंजिला बिल्डिंग बना दी लेकिन बेसमेंट नहीं है तो क्या होगा?
जो कराची शहर में हो रहा है आजकल, आपने देखा है हर चंद महीने के बाद कोई ना कोई बिल्डिंग नीचे गिर रही है, शोमे किस्मत ऐसा हो रहा है, क्योंकि बेसमेंट इंतहाई कमज़ोर रखी गई है। और उसकी वजह क्या है? करप्शन है। उसकी मेन वजह क्या है? करप्शन है। चंद सिक्के बचाने के लिए, चंद पैसे बचाने के लिए, ज़िंदगी की झूठी खुशियाँ ख़रीदने के लिए लोगों की ज़िंदगियों से इंसान खेलते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उनका बाद में अंजाम क्या होने वाला है। खैर, कहीं और जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे, क्या बात हो रही थी? लेंथ, मास और टाइम की तो बात कंप्लीट हो गई ना। अब हम बात करें, हाँ, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात कर रहे थे कि हर चीज़ की क्या होती है? एक बेसमेंट होती है। तो याद रखिएगा, फिज़िक्स की जो बेसमेंट है मेजरमेंट के हवाले से, उसकी जो बेसमेंट है, ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास और टाइम। और जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उन सबको इनमें से किसी एक से, इनमें से किसी 2 से, या इनमें से किसी तीनों से बयान किया जा सकता है। याद रखिएगा, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं उनमें कोई ना कोई, या तो लेंथ आ जाती है, या मास आ जाता है, टाइम आ जाता है, या लेंथ मास आता है, या लेंथ टाइम आती है, या मास टाइम आता है, या तीनों क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। लिहाजा इसीलिए इनको कहा गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आगे हम चल के देखेंगे ड्राइव्ड जब क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे तो कैसे होता है ये। हेडिंग डालें, फंडामेंटल यूनिट्स। क्या हेडिंग होगी अब बोलिए? फंडामेंटल यूनिट्स। क्वांटिटीज़ पर बात हो गई, इन्हीं को फिज़िकल क्वांटिटी भी कहते हैं। अब है फंडामेंटल यूनिट्स। What are the fundamental units? अब लेंथ है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो उसको मेजर किया जाएगा। भाई आपने कहा कि 2 दीवारों के दरमियान लेंथ है, ठीक है, तो ये तो बताएं कि लेंथ कितनी है, इससे इसका कितने मीटर है, कितने फिट लेंथ है, कितने इंच लेंथ है, ये तो बताइए। कि आपने ये तो बता दिया कि लेंथ है। अब आपने कहा कपड़े वाले से कि भाई मुझे कपड़ा चाहिए, ड्रेस चाहिए, तो पूछेगा ना वो आपसे कि कितनी लेंथ चाहिए, या आपसे भी ये बोलते हैं कि भाई मुझे ये कपड़ा चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको पहले मेजरमेंट पूरी देनी पड़ती है। आप कहते हैं कि 10 मीटर मुझे क्लॉथ चाहिए, या मुझे 15 मीटर क्लॉथ चाहिए, या 20 मीटर क्लॉथ चाहिए। जब आप यूनिट बयान कर देते हैं, यानी ये बता देते हैं कि इतने मीटर क्लॉथ चाहिए, तब वो मीटर स्केल के ज़रिए नाप के आपको दे देता है। ऐसे ही होता है ना मामला। इस डेट के लिए तो याद रखिएगा, वो सादा तरीन पैमाने कि जिसके ज़रिए किसी भी फंडामेंटल या फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, उन्हें कहते हैं यूनिट्स। क्या कहते हैं? फिर से, वो सिंपलेस्ट मेजरर जिसके ज़रिए आप किसी फिज़िकल क्वांटिटी की पैमाइश करते हैं, उसको मेजर करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, या उनको फिज़िकल यूनिट्स भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? लिखिए और करके, फिज़िकल यूनिट्स भी कहते हैं। भाई दायरे फिज़िक्स में पढ़ रहे हैं। फिज़िकल यूनिट्स, डेफिनेशन लिखिए इसकी। द सिंपलेस्ट क्या डेफिनेशन होगी? द सिंपलेस्ट मेजरर। स्पेलिंग चेक कर लेना भाई। द सिंपलेस्ट मेजरर वो आता है, ये तो चेक कर लेना। द सिंपलेस्ट मेजरर for physical quantities, measurements for physical quantities called physical units, या फंडामेंटल यूनिट भी कह सकते हैं। फिजिकल, इनको फिजिकल यूनिट्स कहा जाता है। अच्छा, ये जो चैप्टर है, ये कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि इस पर कोई डीप में जाके कोई बात डिस्कस की जाए। ये तो एक सीधा से चैप्टर है, सादा तरीन बातें इसके अंदर मौजूद है, बिल्कुल सिंपल गुफ्तगू है। तो इसमें कोई ऐसी बात है ही नहीं कि वो तो हम खुद ही उसमें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, डीप में जाने की, कुछ अपने तरफ से कॉन्सेप्ट बना के। याद रखिएगा, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका मुशाहिदा इंसान करता है, वैसे ये है बिल्कुल सादा चीज़ें। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल यूनिट्स। अब ये ऐसे ही कि किसी से आप उसका नाम पूछे, भाई आपका नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम असलम है, बात ख़त्म हो गई। या आप उसके नाम की गहराई में जाते हैं या कुछ और भी सवाल करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, बस नाम हो गया, ख़त्म हो गई बात। तो फिज़िकल यूनिट्स किन्हें कहा जाता है? सिंपलेस्ट मेजरर्स फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़। मिसालें दें। लेंथ के आप यूनिट बता सकते हैं क्या है? लेंथ किस किस में नापते हैं, बोलिए?
लंबाई को मीटर में नापते हैं, किस में? मीटर में नापते हैं। कुछ और बता सकते हैं आप जी? फीट में नापते हैं, शाबाश। फीट में नापा जाता है, फुट या फीट एक ही बात, फुट से निकला है। और सेंटीमीटर में नापते हैं, गुड, हाँ बोले। मिलीमीटर में भी नापते हैं, किस में? एम का मतलब होता है मिलीमीटर, बहुत छोटा यूनिट है ना ये, 1 मीटर का 1000वां हिस्सा होता है। और माइक्रोमीटर में आजकल जो है वो अगर और गहरा बिल्कुल छोटा यूनिट हो तो इसको माइक्रोमीटर में भी नापते हैं। ये साइन है माइक्रोमीटर का, ये इस टाइप का साइन है। ये इसको म्यू पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे ये माइक्रो के लिए इस्तेमाल होगा, बार बार इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसको समझ लें। क्या पढ़ते हैं इसे? माइक्रो। ये 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा है, आप अंदाज़ा कर लें। 1 मीटर का 10 लाख, आगे चल के बात करेंगे अभी। माइक्रोमीटर पे एक होता है नैनोमीटर। क्या होता है? NM का मतलब है नैनो, इसका तो मतलब माइक्रो है, छोटा। नैनो और छोटा हो जाएगा, नैनोमीटर। 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा। 1 मीटर लंबाई का कौन सा पार्ट? 1 अरब बिलियंथ पार्ट, यूँ समझ लीजिए आप आसान लफ्ज़ों में। नैनोमीटर, ये और छोटा हो गया। और ये एग्जिस्ट करते हैं यूनिट, ये कोई ऐसी ख्याल आ रही नहीं हो रही है यहाँ पे, ये हकीकत में एग्जिस्ट करते हैं। तो लेंथ, ये सारे क्या हैं? यूनिट हैं, किसके? फरलांग में भी नापते हैं। अगर आपने पुरानी कहानियाँ पढ़ी हो बादशाह के ज़माने की, तो उसमें कहते नहीं कि वो लकड़हारे का जो घर था वो बादशाह के महल से 20 कोस की दूरी पर था, 20 फरलांग की दूरी पर था। तो फरलांग या कोस ये भी इस्तेमाल किया जाता है यूनिट के तौर पर। माइल्स में भी नापते हैं, किस में? माइल्स, मील नहीं कहते आप इसे, जिसे मील कहते हैं। 10 माइल्स, 2 माइल्स, 3 माइल्स, 1.5 किलोमीटर। किलोमीटर में भी नापते हैं, किस में? आजकल जो ज़्यादा चल रहा है वो क्या है? किलोमीटर। KM का मतलब क्या होता है? किलोमीटर। तो ये लेंथ को इन सब चीज़ों में मेजर किया जाता है। तो ये सब कहलाते हैं लेंथ के यूनिट्स। क्या कहलाते हैं बोलिए? ये सब सिंपलेस्ट मेजरर है, सादा तरीन पैमाने। इसमें जो मीटर है, दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। इसे क्या कहा जाता है बोलिए? बोलिए, फंडामेंटल यूनिट। है तो सारे यूनिट, ये सब यूनिट है, लेकिन इसमें जो मीटर है उसको बड़ी ख़ास अहमियत हासिल है। इस पर हम जिक्र करेंगे क्यों ख़ास अहमियत क्यों हासिल है इसे। लेंथ को मीटर में नापते हैं। उसके बाद ये सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ के इस लेंथ के यूनिट हो गए। उसके बाद दूसरी कौन सी बताई थी बोले? दूसरा फंडामेंटल जो था क्वांटिटी थी वो ये थी, मास। क्या थी? मास। मास को किस किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम। सबसे पहले केजी, आपने सुना है ना केजी लफ्ज़, तो बड़ा मशहूर है किलोग्राम। यहीं से हमने अपनी क्लास का आज आगाज़ किया है तकरीबन। किलोग्राम और ग्राम और मिलीग्राम। मिलीग्राम में भी नापते हैं। इसी तरीके से माइक्रोग्राम, नैनोग्राम भी हो गया, उसमें माइक्रोमीटर, नैनोमीटर है। इसी तरीके से उसमें माइक्रोग्राम भी होता है, नैनोग्राम भी होता है, ओंस भी होता है, टन भी होता है, मन भी होता है। टन, मन, धन, टन में भी नापते हैं। कभी कहीं छोटे यूनिट इस्तेमाल करते हैं, कहीं बड़े यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर आपको सोना ख़रीदने के लिए जाना हो तो ग्राम में और मिलीग्राम में नापते हैं। ऐसे ही होता है ना, सोना किलो में तो नहीं नापा जाता, लेकिन राशन की दुकान पे चावल ख़रीदने जाना हो, आटा ख़रीदने जाना हो तो किस में नापेंगे? किलोग्राम में, क्योंकि चावल या आटा किलोग्राम में नापा जाता है। इज दैट क्लियर? सोना किलोग्राम में नहीं नापते, ग्राम में या मिलीग्राम में नापते हैं। ओके। एटॉमिक मासेस जो होते हैं या और बहुत छोटी क्वान्टिटीज़, उनको माइक्रोग्राम या नैनोग्राम में नापा जाता है। सरिया ख़रीदने के लिए जाए, अगर मकान का छत डालनी हो RCC की सरिया, तो वो हज़ारों किलोग्राम, यानी वो टनों में नापा जाता है। किसमें? टन। 1 टन में 1000 kg होता है। कितने? जो 1 टन है दैट इक्वल टू 1000 kg। तो जाहिर सी बात है, अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो मास की तो बड़ा यूनिट इस्तेमाल करेंगे, छोटी हो तो छोटा यूनिट, और दरमियानी क्वांटिटी हो तो फिर दरमियाना यूनिट इस्तेमाल करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये बातें याद रखने की ज़रूरत है। तो ये सारे यूनिट हैं, लेकिन इसमें जो फंडामेंटल या अहमियत हासिल है किसको? डेट इज़ केजी, किलोग्राम को, जो दुनिया भर में चल रहा है इस वक्त। उसके बाद कौन है? टाइम। बताइए टाइम के यूनिट कौन कौन से हैं? सेकंड, शाबाश। और सेकंड के बाद किसकी बारी आती है? मिनट्स की, फिर आवर्स की, फिर टाइम को सेकंड में भी नापते हैं, मिनट में भी नापते हैं, आवर्स में भी नापते हैं, मेजर करते हैं। इसके अलावा टाइम को डेज़ में भी नापते हैं। किस में? डेज़ में भी नापते हैं। हम 2 दिनों के बाद इस्लामाबाद जाएंगे, नहीं, या 4 दिन के बाद हमारा रिजल्ट आएगा, डेज़ में भी नापते हैं। और वीक्स में भी नापते हैं। किसमें? हफ्तों में। आयशा 4 हफ्ते की हो गई है, वीक्स में भी नापते हैं। मंथ्स में भी नापते हैं। किस